Assalamu alaikum, welcome to my channel. So our today's lecture topic is Jacobean age in the series of history of English literature. हमने लास्ट वीडियो डिस्कस की थी एलिज़ाबेथन एज की और एलिज़ाबेथन के फ़ौरन बाद एज आती है जैकोबियन एज। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सब सुनने वालों से, अगर आप रियली इस वीडियो से कोई फ़ायदा हासिल करना चाहती हैं तो एक पेन और पेपर अपने साथ रखें, क्योंकि मैं वीडियो को बनाते वक्त बहुत कुछ लिख नहीं पाती हूँ, जबकि मैं लेक्चर देते वक्त बहुत सी चीज़ें याद आती जाती हैं तो साथ में डिस्कस होती जाती हैं। तो वो आप लिखते जाया करें, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं या अंडरस्टैंडिंग के लिए भी वो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। फिर इस एज को हम एज ऑफ डन भी कहते हैं, क्योंकि इस एज का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फिगर है वो जॉन डन है, जो कि लीडर था मेटाफिज़िकल पोइट्री का। तो इस एज को एज ऑफ डन भी कहा जाता है, या अगर एज ऑफ डन किस एज को कहा जाता है तो वो जैकोबियन एज को भी कहा जाता है। अच्छा, पहले हमारी एज थी एलिज़ाबेथन। एलिज़ाबेथ क्योंकि वर्जिन थी, उसने शादी ही नहीं की थी, तो उसका कोई ऑफस्प्रिंग था ही नहीं। तो उसके बाद किंग बनता है जेम्स फर्स्ट। जेम्स फर्स्ट, तो इसके बारे में दो क्वेश्चन जहन में आते हैं कि पहले तो ये बताएं कि जेम्स फर्स्ट था कौन, क्योंकि एलिज़ाबेथ के बाद अगर कोई किंग बन रहा है तो वो था कौन, और वाई द एज इज़ नॉट नेम्ड जेमिशियन, क्योंकि पीछे एलिज़ाबेथ थी तो एलिज़ाबेथन थी, तो अब जेम्स की जेमेशन क्यों नहीं है, जैकोबियन क्यों है, इसको हम क्यों कहते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर चेक करते हैं। हेनरी सेवन्थ का एक बेटी है मार्गरेट ट्यूटर, और एक बेटा था हेनरी एट्थ, ठीक है ना। अब हेनरी एट्थ की जब डेथ होती है तो किंगडम चली जाती है एलिज़ाबेथ की तरफ, और उधर जो मार्गरेट ट्यूटर है उसकी शादी होती है जेम्स फोर्स के साथ। वो स्कॉटलैंड का प्रिंस है, उससे उसके बेटा होता है जेम्स फिफ्थ। जेम्स फिफ्थ की शादी होती है मैरी के साथ, और इनसे इनका एक बेटा होता है जेम्स सिक्स्थ। अब एलिज़ाबेथ ने तो आगे शादी नहीं की, तो वो जो कि एक नस्ल होती है वो वहाँ पे रुक जाती है। तो चूँकि और तो कोई इनका करीबी रिश्तेदार नहीं है, तो एलिज़ाबेथ के बाद वो जो जेम्स सिक्स्थ है स्कॉटलैंड का, तो वहाँ वो जेम्स सिक्स था, लेकिन यहाँ आके वो क्या बन जाता है, जेम्स फर्स्ट। इंग्लैंड का क्योंकि वो पहला किंग है तो उसको जेम्स फर्स्ट का नाम दिया जाता है। और जो जैकोबियन एज क्यों कहा जाता है, तो जैकोबस वर्ड जो है वो लैटिन में जेम्स को कहते हैं, तो उसी लैटिन में हम जैकोब से जैकोबियन इरा या जैकोबियन एज इसको कहते हैं। होप सो आपको ये सारा सिनेरियो समझ आ गया होगा। अब जो क्वीन एलिज़ाबेथ की डेथ हो रही है 24 मार्च 1603 को, तो इंग्लैंड वाज विदाउट किंग और क्वीन एज एलिज़ाबेथ डिडंट एनी ऑफ स्प्रिंग्स। तो जो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने मशवरे दिए कि वो जो जेम्स सिक्स है उसको हम इंग्लैंड का भी किंग बना देते हैं, तो उसी को बना दिया जाता है और उसका फिर टाइटल रखा जाता है जेम्स फर्स्ट। अच्छा, ये जिस दिन एक बहुत मशहूर वो है गन पाउडर प्लॉट, जो कि उसी दौर में हुआ था। उसी दौर में क्या, उसी दिन हुआ था जिस दिन इसने हल्फ लेना था जेम्स फर्स्ट ने पार्लियामेंट में, तो उसको असैसिनेट करने का प्रोग्राम बनाया गया था। क्योंकि जो पार्लियामेंटेरियन थे कुछ और कुछ कैथोलिक मेंबर्स थे, क्योंकि जो जेम्स है ना वो प्रोटेस्टेंट है, एलिज़ाबेथ भी प्रोटेस्टेंट थी, तो उसकी डेथ के बाद कैथोलिक को ज़रा लगा कि नहीं, हम अपना पॉप अपना चर्च दोबारा इस्टेब्लिश कर सकते हैं अपने फ़िरके को। तो वो चाहते थे कि ये किंग ना बने, तो उन्होंने इसको असैसिनेट करने के लिए एक प्लॉट बनाया जिसको गन पाउडर प्लॉट कहा जाता है, जिसमें ये था कि उसको सबको मार दिया जाना था पार्लियामेंट समेत, जबकि वो उनका नाकाम रह गया था। सो इंग्लैंड इतना खुश नहीं था जेम्स के साथ उसमें कि फिर उन्होंने एक कानून भी पास किया था। पहले एक कानून पास हुआ था कि जेम्स का जो कोई रिलेटिव है वो किंग नहीं बनाया जाएगा बाद में। अच्छा, जेम्स का एक राइट हैंड था रॉबर्ट सेसल, जो उसको तकरीबन सारी पॉलिटिकल मशवरे दिया करता था, लेकिन ऑलरेडी जो किंग जेम्स था वो बहुत एक्सपीरियंस था इन रूलिंग अ कंट्री। वो ऑलरेडी ये कंट्री रूल कर रहा था, इंटेलेक्चुअल था एंड अ गुड पॉलिटिशियन एज वेल। उसने क्या किया, उसने हमसाया ममालिक के साथ बहुत अच्छे अच्छे ताल्लुकात रखने शुरू कर दिए, और आहिस्ता आहिस्ता जो लोग थे वो जेम्स को फिर पसंद करने लगते हैं। लेकिन वो जो कॉन्फ्लिक्ट था पार्लियामेंटेरियन और जेम्स के दरमियान वो रह जाता है, क्योंकि वो पार्लियामेंटेरियन जो थे वो जेम्स के अगेंस्ट थे। तो जो जेम्स है अब वो किंग है ग्रेट ब्रिटेन का,
जिसमें इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड शामिल हो जाता है। तो ये जो एज चल रही है, इस एज का जो मूवमेंट है वो रेनेसां है, लेकिन लेट रेनेसां पीरियड चल रहा है, आखिरी पीरियड जिसको हम कहते हैं, क्योंकि आगे इसके बाद जो कैरोलाइन एज आती है उसमें रेनेसां ख़त्म हो जाता है। एलिजाबेथ एज से शुरू हुआ था, वो रीबर्थ, रिवाइवल, हर चीज़ में न्यू चीज़ें क्रिएट करना, वो अब एलिजाबेथन से शुरू हुआ है। जेकोबियन एज पूरी गुजार के आगे कैरोलाइन एज में वो ख़त्म हो जाएगा। जहाँ तक बात है न्यू फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर की कि इस एज में क्या कुछ हुआ, तो जहाँ तक बात है न्यू फीचर्स की, तो हीरोइक कपलेट पहले नहीं थी, वो अब आ रही है। स्टायर नहीं था वर्स में, वो अब लिखा जाने लगा। एसेज पहले कोई नहीं लिखता था, वो इस एज में लिखे जाने लगे। और बायोग्राफीज़ भी इसी एज में लिखी जाने लगी। और जो कॉलोनीज़ बनाने का सिलसिला क्वीन एलिजाबेथ ने अपनी एज में शुरू किया था, उस सिलसिले को जेकोबियन एज में काफ़ी तेज़ी से फिर आगे बढ़ाया गया था। और इंग्लैंड ने कैप्चर किया है वर्जीनिया को और वेस्ट इंडीज़ को। वर्जीनिया अमेरिका का ही नाम है, क्योंकि वो इतना साफ़ सुथरा और हरियाली से भरपूर, कोई गंदगी नहीं थी, कोई हजूम नहीं था, तो उसका नाम यूरोपियन ने विर्जन लिखा, यानी अनटच्ड। तो विर्जन से वो फिर वर्जीनिया बन गया था। और ये जो कॉलोनीज़ हैं, ये एक्सपेंशन काफ़ी तेज़ी से जारी है। अब अगर हम बात करें जेकोबियन लिटरेचर की, तो लिटरेचर में मतलब क्या चीज़ें थीं। लिटरेचर में एक तो ट्रांसलेशन और पॉपुलर थी, नई नई ज़ुबानें लोग सीख रहे थे, तर्जमे लिख रहे थे, साइंस एंड लर्निंग पे भी लिखा जा रहा था, क्योंकि हर तरफ टेक्नोलॉजी आ रही थी। ह्यूमन साइकोलॉजी और बिहेवियर पे भी लिख रहे थे लोग, और रिलीजियस राइटिंग भी लिख रहे थे, और सबसे अहम बात ट्रैवलॉग लिखे जा रहे थे, क्योंकि ट्रैवल कॉलोनीज़ बन रही थी, तो लोग ट्रैवल ज़्यादा कर रहे हैं। ट्रैवल करता है तो फिर एक्सपीरियंस काफ़ी चीज़ों का होता है, नए नए लोग, नए वाक़यात, तो ट्रैवल लॉग ज़्यादा लोग लिख रहे थे। जियोग्राफ़ी और हिस्ट्रीज़ और वर्ल्ड मैप सफ़र करने की वजह से इन पे भी लोग लिख रहे थे, तो लेकिन ज़्यादातर वो ट्रैवलॉग लिख रहे थे। और प्रोज़ एक अहम टॉपिक है, इस एज में शुरू की गई थी प्रोज़। प्रोज़ में सबसे पहला नाम किंग जेम्स का ही है, क्योंकि किंग जेम्स ने ही जो ऑथराइज्ड वर्शन ऑफ द बाइबल लिखा था, वो कि जिसको हम कहते हैं किंग जेम्स वर्शन या फिर किंग जेम्स बाइबल, तो ये जेम्स ने खुद ही लिखी थी। वो काफ़ी पढ़ा लिखा और काबिल आदमी था। और उसके बाद आता है हमारे पास फ्रांसिस बेकन, जो कि फाउंडर ऑफ मॉडर्न सिस्टमेटिक थॉट है। लैटिन और इंग्लिश उसने दोनों में लिखा, लेकिन उसको लैटिन जो थी वो इंग्लिश से ज़्यादा पसंद थी। उसने एसेज लिखना शुरू किए, तकरीबन उसका 59 एसेज की कलेक्शन है, और फेमस वर्क भाई उसका यही है, एसेज का फर्स्ट एडिशन और सेकंड एडिशन। फिर जो उसके हम टॉपिक्स की बात कर रहे हैं, जब टॉपिक की जो बेकन ने लिखी है, तो उसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स उसने कवर किए हैं। हिस्ट्री, ट्रैवल, गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स, एथिक्स, रिलीजन, लॉ, एजुकेशन, फैमिली, हेल्थ, साइंस, उसने सब चीज़ों पे लिखा। और उसके बाद हमारे पास आता है रॉबर्ट बर्टन। रॉबर्ट बर्टन का सबसे अहम वर्क था द एटोनॉमी ऑफ मेलानकली। ये वर्क तकरीबन 17 ईयर्स में 5 टाइम पब्लिश हुआ उसका, काफ़ी अहम वर्क था। तो उसके बाद आ जाती है हमारे पास पोइट्री। पोइट्री में 2 फॉर्म्स थी, एक थे स्पेंसरियन और एक थे मेटाफिजिकल पोइट। स्पेंसरियन वो थे जो कि जिस तरह चासर के जो फॉलोवर्स थे, बिल्कुल जो चासर की कॉपी करते थे, उसको हम चासेरियन कहते थे। तो जो एलिजाबेथन पोइट था स्पेंसर, जो उसकी बिल्कुल कॉपी करते थे, उसको हम स्पेंसरियन कहते हैं। तो जो जिन्होंने स्पेंसर की नकल की उन्हें स्पेंसरियन कहा जाता है। पेस्टोरल ट्रेडिशन को जिन्होंने हाईलाइट किया, नैरेटिव पोइट्री वो करते थे, सब्जेक्ट के ऊपर लिखना पसंद करते थे जिसमें कहानी सुनाई जाए, तो ये बहुत लॉन्ग होती थी। पॉलिटिकल, मॉरल, रिलीजियस एलेगरीज पे लिखते थे, तो ये लोग एलिजाबेथन एज के जैसा वर्क नकल करते थे, इसलिए उनको कहते हैं स्पेंसरियन। और एक दूसरा ग्रुप था मेटाफिजिकल पोइट्स का, जिनके लीडर थे जॉन डन, जिस पे इस कैरोलाइन एज का एज ऑफ डन भी उसको कहते हैं। तो एक वो पोइट हुआ करते थे। और जो जो मेटाफिजिकल पोइट्स हैं, इन ये काफ़ी मतलब ये अ, किसी एज को रिप्रेजेंट नहीं करते थे। ये एक डिस्टिंक्टिव स्कूल ऑफ थॉट था। ये हाईली इंटेलेक्चुअल थॉट्स वो परफॉर्म करते थे, लिखते थे। मेटा कहते हैं बियॉन्ड, और फिजिकल कहते हैं द फिजिकल वर्ल्ड, यानी ऐसी चीज़ क्रिएट करना जो कि फिजिकल वर्ल्ड के बियॉन्ड हो। जो चीज़ इस मादी दुनिया से दूर और परे की होगी, तो डेफिनेटली वो स्पिरिचुअल होगी।
तो ये स्ट्रेंज इमेजरीज़ को यूज़ करते थे। वैसे ही इसके ऊपर एक पूरी अलग वीडियो बनेगी, तो हम सिर्फ आउटलाइन इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये इनको जो टर्म है मेटाफिज़िकल पोएट, वो तो उस किस्म की पोएट्री लिखते थे, उस वक़्त तो ये टर्म थी भी नहीं, इनको तो टर्म बाद में दी गई। ये वाली जो टर्म है इनको तो सैमुअल जॉनसन्स ने दी थी 18th सेंचुरी में। तो उस वक़्त तो उन्हें पता भी नहीं था कि ये है कि नहीं है। तो इनमें जो पोएट्स हैं वो जॉन डन है, जॉर्ज हर्बर्ट है, एंड्रयू मार्शल है, रिचर्ड क्रॉशा, हेनरी वॉगन, अब्राहम काउले। ये अपना नॉलेज यूज़ करते थे लिखने के लिए ज्योग्राफ़ी का, साइंस का, एस्ट्रोनॉमी का और मैथ का इवन। और काफ़ी कम्प्लेक्स थीम्स पे लिखते थे और फार फेच्ड आइडियाज़ और मेटाफर को यूज़ किया करते थे, कंसीट्स को यूज़ किया करते थे। तो ये वो लोग थे। उसके बाद आता है ड्रामा। ड्रामा में अभी शेक्सपियर भी लिख रहा है, क्योंकि वो तो जैकोबियन एज में भी लिखता रहा था एलिज़ाबेथन की डेथ के बाद भी। लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास बेन जॉनसन्स भी है, और जॉर्ज चैपमैन है, और हमारे पास ब्यूमॉन्ट और फ्लेचर हैं ड्रामेटिस्ट में। और अगर हम फीचर्स की बात करें ड्रामा की, तो फीचर्स में हमारे पास आ जाते हैं। एक तो रियलिस्टिक ड्रामा लिखा जा रहा था जैकोबियन एज में, ज़िंदगी से, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी से करीब था रो। उसमें पॉलिटिकल थीम्स भी होते थे और उसमें हार्श किस्म का स्टायर होता था। कॉमन थीम्स की बात करें अगर हम जैकोबियन एज ड्रामा की, तो लस्ट, एडल्ट्री, करप्शन, डेथ, सिकनेस, एक्सप्लॉइटेशन, क्रुएलिटी, हिपोक्रेसी, डिसऑनेस्टी और फैमिली क्राइसिस पे लिख रहे थे। जो इससे पहले थे राइटर जो ड्रामेटिस्ट, वो सेक्सुअलिटी को अवॉइड करते थे, लेकिन अब लोग जो है ना, जो ड्रामेटिस्ट हैं, वो इस टॉपिक पे बड़ा खुल के लिख रहे थे। और टाइप्स ऑफ जैकोबियन ड्रामा की हम देखें तो टाइप्स में हमारे पास 5 टाइप्स हैं। रिवेंज ट्रेजेडी आ रही है यहाँ पे, जिसमें काफ़ी वायलेंस, ब्लड शेड, जैसे कि हैमलेट का सीन है जिसमें काफ़ी सारी डेथ एक ही सीन में दिखाई जाती हैं। तो सिटी कॉमेडी है। सिटी कॉमेडी होती है लंदन के आम लोगों की ज़िंदगी को आम किस्म की परेशानियाँ हो जाएं, जैसे कि लोग एडल्ट्री पे लिख रहे थे, अनहैप्पी मैरिजेस पे लिख रहे थे, डेब्ट्स पे लिख रहे थे, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के ऊपर लिख रहे थे। तब का वो कॉमन थी ये बात, तो उस पे लोग लिखना शुरू हो गए। उसको हम कहते हैं सिटी कॉमेडी। फिर आ जाता है हमारे पास ट्रेजिक कॉमेडी। ट्रेजिक कॉमेडी को शेक्सपियर ने भी काफ़ी पॉपुलर किया, जिसमें दोनों किस्म के वो चलते थे। और चल रहा था मास्क। मास्क इसको कोर्ट्स में भी परफॉर्म किया जाता था और फेस्टिवल्स पर भी। तो जॉन मिल्टन ने भी लिखे थे, लेकिन वो पॉपुलर नहीं हुए थे। लेकिन जो बेन जॉनसन ने मास्क लिखे थे वो काफ़ी पॉपुलर भी हुए थे। और जॉर्ज, अब हम बात करते हैं ड्रामेटिस्ट की। तो बेन जॉनसन को सबसे पहले देख लेते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर है। ये पोइट भी थे, स्टायरिस्टिस्ट भी थे, ड्रामेटिस्ट भी थे, और इन्होंने सॉन्ग्स और ओड्स भी लिखे हैं। अगर इनकी पोएम्स को पढ़ा जाए तो इनमें ना तो एलिजाबेथन ना ही जैकोबियन की कोई झलक नज़र आती है। वो बिल्कुल अलग किस्म का लिखते थे। इनको किसी भी कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। इनको क्लासीफाई करना बहुत मुश्किल है कि ये कौन सी टर्म में लिखते हैं। लेकिन कॉमेडी जो थी इनकी वो रिप्लेस होगी स्टायर के साथ। इन्होंने मास्क, राइटर है, मास्क लिखते थे। रॉयल्स के ये फेवरेट थे और पोइट लॉरिएट भी थे 1616 में। और इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, ड्रामाज हैं, एवरी वन आउट ऑफ हिज ह्यूमर और एवरी वन इन हिज ह्यूमर। वुल्पो ने लिखा, अल्केमिस्ट लिखा इन्होंने, ये इनके मशहूर है। और शेक्सपियर के भी कुछ प्लेजेस उसमें आते हैं। उसके बाद जो हमारे पास है जॉर्ज चैपमैन। जॉर्ज चैपमैन ने ट्रांसलेट की थी होमर की जो एलाइड और ओडिसी है उसको इसने ट्रांसलेट किया और लिखा था द ब्लाइंड बेगर ऑफ अलेक्जेंड्रिया। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क था। फिर आ जाते हैं ब्यूमॉन्ट और फ्लेचर। ये 2 ड्रामेटिस्ट है, ये काफ़ी ज़हीन थे। जो ब्यूमॉन्ट है वो कैम्ब्रिज से पढ़े लिखे हैं और फ्लेचर जो है वो ऑक्सफोर्ड के। ये इकट्ठे कोलैबोरेशन में प्लेज लिखा करते थे। इन्होंने 52 प्लेज लिखे थे, जिसमें इन्होंने लंदन लाइफ और सोसाइटी और मैनर्स दिखाए थे। तकरीबन यही इंपॉर्टेंट वो बनते हैं। हमने पॉलिटिकल बैकग्राउंड को भी डिस्कस किया और हमने लिटरेरी जो राइटर्स थे और उनके वर्क को भी आउटलाइन में डिस्कस किया। लेकिन इनके जो ड्रामेटिस्ट हैं और पोइट्स हैं उनकी अलहदा एक वीडियो मैं इंशाल्लाह जल्दी पोस्ट करूँगी। थैंक यू।